नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 4 बेहद महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही अभी पे कमीशन के बारे में बातें चल रही हैं, 8वां पे कमीशन डिक्लेयर हो चुका है, तो ऐसे में आपने JCM के बारे में सुना होगा, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल, जिसके महासचिव शिव गोपाल मिश्रा जी हैं। आखिर ये जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी क्या है और कितना ये पावर रखती है, और अगर ये अड़ जाए और चाहे तो क्या क्या सरकार से मनवा सकती है, इसके बारे में आगे मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ आज मैं उन पेंशनर की बात करता हूं जिन पेंशनर के बारे में कोई नहीं बोलता, जिनको हर एंटाइटलमेंट देरी से मिलता है, जिनको OROP का रिवीजन भी अभी तक नहीं मिला है, लागू है। और साथ ही साथ MSEP को लेकर के कुछ पेंशन ऑफिसर्स पेंशनर्स को परेशान करते हैं, गलत जवाब देते हैं। आगे बकायदा उनका जवाब दिखा करके आपको समझाऊंगा कि कैसे पेंशनर को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों, सही जानकारी सटीक कार्रवाई से फैमिली पेंशनर को उनका बकाया पैसा मिला पुराना, और FMA का एरियर भी मिला 16,000 रुपए का, और जो पुराना पैसा मिला उसका एरियर 1,42,501 रुपए। इसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और हम सभी से जुड़े हुए भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले डिफेंस पेंशनर का एक तबका जिनकी कोई बात नहीं करता, जिनका कोई सुध नहीं लेता, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता, अभी तक OROP भी रिवाइज नहीं हुआ है। जी हां दोस्तों, आप सब ने फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की एक मशहूर कहावत सुनी होगी कि अगर कोई बोलता है कि उसको मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो गोरखा है या तो फिर वो झूठ बोल रहा है। तो आज मैं इन्हीं गोरखाओं के बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों, आप सबको पता है कि भारतीय सेना में नेपाल के गोरखास भी एनरोल होते हैं, और रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन अपने देश में ही यानी नेपाल में ही मिलता है। उनका पेंशन कंट्रोल करने के लिए एम्बेसी ऑफिसेस हैं। तो अब उन पेंशनर्स को, जो नेपाल के पेंशनर्स होते हैं, उनको जब भी DADR लागू होता है, जब भी OROP जैसे रिवीजन मिलते हैं या पेंशन में कोई बढ़ोतरी होती है, तब सबसे देरी से भुगतान होता है, क्योंकि आदेश वहां तक पहुंचते पहुंचते इतना समय लग जाता है। और आज की मैं बात कर रहा हूं, फरवरी 2025 महीने की बात कर रहा हूं दोस्तों, अभी तक OROP 3 का रिवीजन उनको नहीं मिला है। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा के ये चीज समझाऊंगा कि जो मैं बोल रहा हूं क्यों बोल रहा हूं। चलिए पहले डॉक्यूमेंट देखते हैं दोस्तों। PCDA का ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं 21 जनवरी 2025 का है। इस लेटर को एड्रेस किया गया द ऑफिसर इंचार्ज इंडियन एम्बेसी काठमांडू नेपाल को। और इस लेटर में दोस्तों ये देखिए, एक पेंशनर का पेंशन रिवीजन के बारे में है। यहां पर देखिए OROP 3 का रिवीजन उनको नहीं मिला है जुलाई 2024 से, और जिनका पेंशन हवलदार के हिसाब से 22,476 रुपए होना चाहिए 1 जुलाई 2024 से, और उसका रिवीजन आप जल्दी से कर दीजिए, ये लिखा हुआ है इस लेटर में। अब इस लेटर के जारी होने के बाद पेंशनर को और एक लेटर मिलता है, और वो मिलता है एम्बेसी ऑफिस की तरफ से। चलिए उसको दिखा के समझाता हूं। अब ये वाला लेटर देखिए, भारतीय राजदूतावास अभिलेख कार्यालय, रिकॉर्ड ऑफिस, इंडियन एम्बेसी, 28 जनवरी 2025 को उन्हीं पेंशनर को यह लेटर भेजा गया है। ये देखिए, और इस लेटर में क्या कहा गया है पेंशनर को, आपको मैं दिखाता हूं। ये देखिए, इसमें अब 3 नंबर पैराग्राफ से आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, इन दिस रिगार्ड इट इज इन्फॉर्म्ड दैट no approval till date has been received from the competent authority for revision of pension and you are ineligible for OROP 2। दोस्तों, OROP 3 का रिवीजन के लिए देखिए, OROP 3 का रिवीजन के लिए अभी तक हमारे पास कोई भी आदेश नहीं मिला है। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इट वाज लर्न्ड ऑन कन्वर्सेशन विथ यू ऑन टेली ऑन 17 जनवरी 2025 दैट यू इंटेंडेड टू नो अबाउट रिवीजन ऑफ पेंशन एज पर OROP 3 इंस्टेड ऑफ MSEP 2। यानी कि MSEP के बजाय आप OROP 3 के बारे में रिवीजन चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, लेकिन OROP 3 का कोई भी ऐसा आदेश हमारे पास अभी तक नहीं मिला है, और OROP 2 के लिए आप एलिजिबल नहीं थे। ये जानकारी यहां पर रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा, जो एम्बेसी रिकॉर्ड ऑफिस है, उनके द्वारा पेंशनर को दी गई है। यानी कि दोस्तों देखिए, OROP 3 को लागू हुए अभी तो लगभग 5 महीना हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक जो है नेपाल के पेंशनर के लिए OROP 3 का रिवीजन ना मिलना बहुत ही दुखद बात है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों CP ग्राम्स के जवाब के तौर पर
एम्बेसी ऑफिस को बोला जाता है कि आप OROP 3 का रिवीजन कर दीजिए, और एम्बेसी ऑफिस उसके बाद बोलता है जनवरी के आखिर में कि हमारे पास अभी तक OROP 3 रिवीजन का कोई आदेश नहीं पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं ये दुखद है। अब डिफेंस मिनिस्ट्री को या तो जो एम्बेसी ऑफिस है उनको कोऑर्डिनेशन करके जो भी आदेश यहां से लागू होते हैं, जो भी आदेश यहां से निकलते हैं, उन आदेशों को नेपाल के जितने भी पेंशनर्स हैं भारतीय सेना के, उनको भी जल्द से जल्द उन आदेशों के बेस पर भुगतान कराने के लिए ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा ताकि उन पेंशनर्स के साथ अन्याय ना हो, उनको भी समय से उनका एंटाइटल्ड पेंशन या बढ़ोतरियां OROP जैसे रिवीजन मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। MACP को लेकर कैसे पेंशनर को गुमराह करने की कोशिश करते हैं पेंशन ऑफिस, जानकारी होते हुए भी साथ नहीं मिल रहा है। जी हां दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स को उनके पेंशन ऑफिस का साथ नहीं मिलता है। MACP लागू होते हुए भी जब वो क्लेम करते हैं तो उनको नहीं दिया जाता, गलत सलत जवाब दिया जाता है। ऐसा ही एक मसला है। चलिए लेटर दिखा के समझाऊंगा। दोस्तों ये जो लेटर है नेवल पेंशन ऑफिस ने 28 नवंबर 2024 को पेंशनर को भेजा था। ये देखिए, ये फैमिली पेंशनर है, उनको भेजा था और उनको MACP से मना किया था। और क्या रीजन दिया था? इट इज इंटीमेटेड दैट यू आर रिटायर्ड ऑन 30 अप्रैल 2010 एज पर सर्विस रिकॉर्ड, यू आर प्रमोटेड टू PO रैंक ऑन 1 अक्टूबर 2003, देयरफॉर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर MACP CPO यानी कि चीफ पेटी ऑफिसर ड्यू टू मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर 8 years ऑफ सर्विस इन PO रैंक फॉर MACP। यानी कि जो पेटी ऑफिसर रैंक में आपका 8 साल सर्विस नहीं था, जिस वजह से आपको हम चीफ पेटी ऑफिसर का MACP नहीं दे सकते, ये इसमें लिखा हुआ है। अब चलिए, इसके बाद मैंने उनको एक पूरा राइटअप बना के भेज दिया था फैमिली पेंशनर को। ये देखिए, इस राइटअप में पूरा लिखा हुआ है कि हम आपसे एक ही रैंक में 8 साल की वजह से अगले रैंक का MACP नहीं मांग रहे हैं, हम 24 साल लेंथ ऑफ सर्विस कंप्लीट होने की वजह से, ये पूरा लिखा हुआ है, 24 साल लेंथ ऑफ सर्विस कंप्लीट होने की वजह से MACP चीफ पेटी ऑफिसर मांग रहे हैं। यानी कि जो 24 साल लेंथ ऑफ सर्विस पूरा होने पे जो नायब सूबेदार का MACP मिलता है वो मांग रहे हैं, हवलदारी में 8 साल की वजह से नहीं मांग रहे हैं। ये देखिए क्लियर है, दो कंडीशन होते हैं दोस्तों, या तो हवलदारी में 8 साल या तो टोटल सर्विस 24 साल। अब पेंशनर का टोटल सर्विस 24 साल था, लेकिन उनका हवलदारी यानी कि पेटी ऑफिसर में 8 साल नहीं था, तो इसलिए हो सकता है नेवल पेंशन ऑफिस को पता ना चला हो, इस वजह से हमने ये पूरा राइटअप बना करके उनको भेज दिया। अब इस राइटअप के बाद पेंशनर को क्या जवाब दिया गया है, ये देखिए 4 फरवरी 2025 को ये जवाब दिया गया है सेम उन्हीं पेंशनर को। और इस लेटर में भी, इस जवाब में भी वही सेम कहानी, सेम चीज बताया गया है पेंशनर को। यहां पर देखिए, ये योर RTI application if it has been scrutinized at this unit as per the information provided by the concerned section, it is intimated that your husband is not eligible for MACP CPO due to not fulfilling the minimum period of 8 years in PO rank। सेम रिप्लाई जो पहले दिया जा चुका था वही रिप्लाई यहां पर दिया गया है। इनको मैंने अभी अपील डालने के लिए बोला है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये पेंशन ऑफिस वगैरह भी चीजों को ठीक से छानबीन किए बगैर ही पेंशनर को गलत जवाब दे रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है दोस्तों। आप सबने देखा दोस्तों, वहां पर एक रैंक में 8 साल की बात तो हो रही है, लेकिन 24 साल लेंथ ऑफ सर्विस जो कंप्लीटेड है पेंशनर का, उसके हिसाब से जो उनको MACP मिलना चाहिए चीफ पेटी ऑफिसर का, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उस बात को छुपा रहे हैं, उस बात को पीछे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेवल पेंशन ऑफिस को जागने की जरूरत है, इस तरीके का जवाब ना दें। और अगर उनका 24 साल कंप्लीटेड नहीं है तो उस हिसाब से जवाब दें कि आपका 8 साल पूरा नहीं है। 8 साल पूरा नहीं है तो क्या हुआ, 24 साल जब लेंथ ऑफ सर्विस है तो उसके बेस पे भी MACP मिलता है। तो इस तरीके की कार्रवाई नहीं होना चाहिए, पेंशनर्स को गुमराह और परेशान करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। सटीक जानकारी से पेंशनर हुए लाभान्वित, डबल एरियर एक ही पेंशनर को FMA का एरियर 16,000 और पेंशन की बढ़ोतरी का एरियर 1,42,501 रुपए। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर अगर उम्र दराज वाले हो जाएं, उनको अपनी पेंशन की समझ ना हो, तो उनके बच्चे, उनके नाती नातिन भी उनको हक दिला सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। नाती ने अपनी दादी जी को हक दिलाया, और वो भी कोई ऐरा गैरा 10, 15, 20 हजार रुपए का रकम नहीं है। पहले 16,000 रुपए FMA का एरियर दिलाया उन्होंने, उसके बाद 1,42,501 रुपए का भी एरियर उन्होंने दिलाया। तो ये एक एग्जाम्पलरी बात है दोस्तों। पेंशनर को उनका FMA का पैसा नहीं मिल रहा था,
जब सैनिक पाठशाला से जुड़े, उनको सटीक जानकारी मिली, उसके बाद उन्होंने क्लेम किया तो उनको एफएमए का एरियर भी मिल गया 16,000 रुपए। ये जो आप देख पा रहे हैं स्पर्श का जो पेंशन क्रेडिट वाला मैसेज है, 16,000 रुपए उनको ये जो लमसम पेमेंट मिला है, ये उनका एफएमए का एरियर था। उसके बाद दोस्तों उनको और एरियर मिला जब पेंशन उनको गलत मिल रहा था। जब मैंने डॉक्यूमेंट चेक किए तो पता चला कि उनको पेंशन 9,000 करके ही मिलता था, जबकि उनको ओआरओपी के हिसाब से रिवाइज होना था, तो उनका रिवीजन नहीं हुआ था। अब उसके बाद जब पेंशनर के जो नाती हैं उन्होंने जब कार्रवाई किया तो उनके खाते में 1,42,501 रुपए भी एरियर के तौर पे आया। ये जो दूसरा आप पेंशन स्लिप देख पा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों पेंशनर के नाती यानी कि बच्चे ने जो एक छोटा सा वीडियो मैसेज मुझे भेजा है वो देखिए। मेरे दादाजी नायक रतीराम जाट 1992 में रिटायर, जिनकी मृत्यु 2017 में हुई, जिसके बाद मेरी दादी को फैमिली पेंशन बेसिक 9,000 रुपये सीपीसी से मिलती थी। जिसके बाद 2024 में सैनिक पाठशाला से जुड़ा, जिसकी सहायता से मुझे फैमिली पेंशन का एरियर 1,42,501 रुपये फरवरी माह में स्पर्श से प्राप्त हुआ और 16,000 रुपये सैनिक पाठशाला की सहायता से एफएमए का प्राप्त। तो आप सबने देखा दोस्तों, तो अगर आप उम्र दराज वाले हैं तो इसीलिए मैं बोलता हूं आप अपने बच्चों की मदद लीजिए। ऐसे बच्चों को मैं शाबाशी देना चाहता हूं। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। आखिर क्या है जेसीएम एनसी स्टाफ ऑब्लिक ऑफिस साइट? आपने सुना होगा, शिव गोपाल मिश्रा जी का नाम भी बार बार सुना होगा। अभी जैसे ही 8वां पे कमीशन डिक्लेयर हुआ, तो आखिर ये जेसीएम क्या होता है, एनसी जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है, कितना पावरफुल है ये, क्या इसके कितने अधिकार हैं, क्या ये 8वां पे कमीशन में जो चीजें नहीं मानती सरकार उसको क्या लड़ झगड़ के ले सकता है, इसके बारे में भी आगे बताऊंगा। क्यों सुनती है सरकार इनकी? सरकार ने, आपने देखा होगा कि डीओपीटी ने अभी अभी फिलहाल मीटिंग रख दी उनके साथ, 8वां पे कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस तय करने के लिए उनके साथ मीटिंग हुई है। तो सरकार आखिर जेसीएम एनसी को क्यों तवज्जो देती है? आखिर ये है क्या, कौन सी संस्था है? ऐसे तो बहुत सारे संस्थाएं हैं, हमारे भी फौजी एक्स सर्विसमैन के भी संस्थाएं हैं, उनको इतना तवज्जो क्यों नहीं मिलता है? तो इसके बारे में आपको पहले समझना पड़ेगा आखिर ये जेसीएम है क्या। चलिए डॉक्यूमेंट दिखा के आपको समझाता हूं। दोस्तों यहाँ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं। ये देखिए, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी को 1966 में एस्टेब्लिश किया गया था। और दोस्तों जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा है, यानी कि भारत सरकार द्वारा ही गठित किया गया एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दो पार्ट होते हैं। एक स्टाफ साइड का, यानी कि जो एम्प्लॉयर्स पेंशनर्स हैं उनका एक साइड होता है, और दूसरा साइड होता है सरकार की तरफ से। तो ये जो स्कीम है, व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द जेसीएम स्कीम, अब इस स्कीम में किन किन अधिकारियों को या किन किन कर्मचारियों को इंक्लूड किया जाता है? द स्कीम कवर्स ऑल द रेगुलर सिविल एम्प्लॉयज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट क्लास 1 वाले नहीं होते, द क्लास 2 सर्विसेज अदर देन द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज एंड द अदर कंपेरेबल सर्विसेज इन द हेडक्वार्टर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी उसमें इंक्लूड नहीं होते। उसके साथ साथ पर्सन्स इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉयड मेनली इन मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, यानी कि ये भी नहीं होते। एम्प्लॉयज ऑन यूनियन टेरिटोरीज भी इसमें नहीं होते, और पुलिस पर्सनल भी इसमें शामिल नहीं होते। बाकी सभी के सभी जेसीएम के अधीन होते हैं। अब जेसीएम, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, ये देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है। ये देखिए, द स्कीम प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ जॉइंट काउंसिल एट द नेशनल, डिपार्टमेंटल एंड रीजनल ऑफिस लेवल। द नेशनल काउंसिल चेयर्ड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी इन द एपेक्स बॉडी, यानी कि दोस्तों जो नेशनल काउंसिल होता है उसके चेयरमैन होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। तो बहुत ही पावरफुल ये संस्था है जिसके सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी हैं। देखिए, हाउ आर द स्टाफ साइड मेंबर सिलेक्टेड फॉर वेरियस जॉइंट काउंसिल, कैसे उनको सिलेक्शन किया जाता है ये यहाँ लिखा हुआ है। व्हाट इज द टाइम शेड्यूल फॉर होल्डिंग मीटिंग ऑफ द नेशनल डिपार्टमेंटल काउंसिल, किस तरीके से मीटिंग वगैरह होल्ड किए जाते हैं, ये सारी जानकारी यहाँ दी गई है। हाउ रिकॉग्निशन इज ग्रांटेड टू द स्टाफ एसोसिएशंस, ये सभी जानकारी आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है वो यहां पर आपको समझाना चाहूंगा 8 नंबर में। व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द स्टाफ एंड द ऑफिस साइड, यानी कि अगर स्टाफ साइड और ऑफिस साइड के बीच में अगर कोई मुद्दा ना सुलझे तो क्या होगा, ये बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है। देखिए, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द स्टाफ एंड द ऑफिशियल साइड ऑन एन आर्बिट्रेबल इशू, देन द मैटर इज टू बी रिफर्ड टू द बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन इफ सो डिजायर्ड बाय द स्टाफ साइड, यानी कि स्टाफ साइड चाहे तो बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन को अपना उस इशू को जो है रिफर कर सकता है। बहुत बड़ा पावर यहां पर दिया हुआ है।
व्हाट आर द इश्यूज ऑन व्हिच आर्बिट्रेशन इज पॉसिबल, यानी कि आर्बिट्रेशन किस किस मैटर में पॉसिबल है। पे एंड अलाउंसेस, सीधा सीधा पे कमीशन से जुड़ा हुआ मुद्दा। पे एंड अलाउंसेस में अगर कोई चीज अगर कॉमनली अगर डिस्कशन में नहीं बात बनती है तो आर्बिट्रेशन जो बोर्ड होता है उसको रिफर किया जा सकता है, जो आगे आने वाले समय में 8वें पे कमीशन में इस अधिकार का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए अगर सरकार के साथ बातचीत अगर सही तरीके से नहीं बन पाती है तो। इज द अवार्ड गिवन बाय द बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, ये देखिए ये भी जवाब यहां पर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए जेसीएम जो है ये सरकार द्वारा ही स्थापित है, एक ऐसा संस्था है जिसमें सरकार भी एक पक्ष है और साथ ही साथ स्टाफ साइड भी एक पक्ष है। तो बेहद एक बहुत ही पावरफुल ये एक संस्था है जो आने वाले समय में 8वें पे कमीशन में हमारे बहुत सारे मुद्दों को सुलझा सकता है। दोस्तों एक ऐसी ऑथराइज संस्था जिसको भारत सरकार ने ही बनाया है, इस वजह से इस संस्था को इंपॉर्टेंस दिया जाता है और यह संस्था अगर चाहे तो लड़ झगड़ के भी हमारे जो अधिकार हैं उनको ले सकता है। तो दोस्तों आने वाले समय में 8वें पे कमीशन को लागू करने में, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस लागू करने में, अच्छी बढ़ोतरी लेने में जेसीएम का बहुत ज्यादा महत्व होने वाला है। आपने पिछले दिनों भी देखा, चाहे यूपीएस का मुद्दा हो, कई सारे ऐसे मुद्दे जिसमें जेसीएम ने अहम भूमिका निभाई है। अब भूमिका आने वाले समय में 8वें पे कमीशन में भी कंस्ट्रक्टिव भूमिका और कठोर भूमिका निभानी पड़ेगी जेसीएम को, ताकि जितने भी कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उनको सही 8वां पे कमीशन सही बढ़ोतरी के साथ मिल सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।